हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमारी सीरीज चली हुई थी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज है हमारी सॉल्यूशन यूनिट के जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका पार्ट 4, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है और इससे पहले के जो क्वेश्चन है हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि द यूनिट ऑफ एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज, कि एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता क्या है। तो देखो, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप की पढ़ी थी। सबसे पहला था हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी थी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी थी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे हमने इन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थी, उसमें क्या पढ़ा था। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में तो हमने पढ़ा था कि डेल टी बी किसके बराबर होता है, के बी और एम के बराबर होता है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो डेल टी एफ होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, इज इक्वल टू के एफ एम के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो के बी होता है ना, इसे कहा जाता है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो ये के एफ है, इसे कहा जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे उसने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछी है कि के बी की यूनिट बताओ, यानी एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट बताओ। तो के बी की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो डेल टी बी डिवाइड में चला जाएगा, ये मोलेलिटी है ना। के बी की यूनिट क्या बन जाएगी, देखो टेम्परेचर को तो हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, और मोलेलिटी को किस में मेजर करते हैं, मोल पर किलोग्राम में, मोल पर किलोग्राम, इसमें ही मेजर करते हैं। तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, यानी 1 किलोग्राम को ऊपर लेके जाऊंगा और मोल को भी ऊपर लेके जाऊंगा, तो यूनिट हमारी बन जाएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये हमारी यूनिट बन जाएगी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो उसकी यूनिट भी सेम होती है भाई, केल्विन किलोग्राम पर मोल सेम होती है। तो यहाँ पे देख लो कहाँ दिख रहा है आपको, देखो केल्विन किलोग्राम पर मोल पहले ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, और किलोग्राम पर मोल यानी मोलेलिटी का इनवर्स हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है, बाकी सारे ही गलत होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में कि द वैल्यूज ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर्स फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4 रिस्पेक्टिवली आर। कहता है कि वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, देखो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मेनली क्या होती है। सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वेंट ऑफ फैक्टर को I के द्वारा, और इसकी वैल्यू मेनली नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ आयंस जनरेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे KCl है, KCl को अगर मैं एक्वियस मीडियम के अंदर डालूंगा तो मुझे कितने आयन मिलेंगे, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना। सिमिलरली अगर मैं NaCl को पानी के अंदर डालूंगा मुझे कितने आयन मिलेंगे, मुझे मिलेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर मैं K2SO4 को पानी के अंदर डालूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, मुझे मिलेगा 2K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, यही मिलेगा। तो नंबर ऑफ आयंस देख लो कहाँ मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे KCl के केस में मुझे 2 आयन मिल रहे हैं, एक K पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। इसके केस में मुझे 2 आयन मिले, NaCl के केस में भी मुझे 2 आयन मिले हैं, लेकिन K2SO4 के केस में देखो 2 तो K पॉजिटिव है और एक SO4 2 नेगेटिव है, तो मुझे टोटल आयन मिले 3। देख लो 2 2 3 वाला ऑप्शन देख लो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसका आपको पता होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है। यहाँ पे देख लो कहाँ पे दिख रहा है आपको नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। पहले ऑप्शन में क्या कहता है, द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, ये तो होगा ही नहीं, नेचर पे डिपेंड ही नहीं करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में कहता है द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये भी नहीं होगा। द नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, ये भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इन ए पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, कहता है कि जो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन होता है ना, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट इज, पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था,
देखो एक बार मैं ध्यान से समझाता हूँ कि जो पॉजिटिव डेविएशन था हमारा, यानी पॉजिटिव डेविएशन वाला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या होता था, जो प्रेशर होता था ना, प्रेशर वो क्या होता था, वो ज्यादा होता था एज कंपेयर टू जो प्रिडिक्ट किया जाता था रॉल्ट लॉ के द्वारा, है ना, नॉट जाई, यानी इसके द्वारा जो प्रिडिक्ट किया जाता था रॉल्ट लॉ के द्वारा, उससे प्रेशर ज्यादा होता था, उसे मैं बोलता था पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पे अगर प्रेशर ज्यादा है, यानी अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो कैसी होगी, लो होगी। इंटरेक्शन कैसी होगी, लो होगी, है ना, इंटरेक्शन लो होगी, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा बना है, यानी तभी तो इनके बॉन्ड टूटे हैं और वेपराइज हुए हैं। तो अगर इनकी इंटरेक्शन लो है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या लगा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी लो लगा होगा, कम बॉइलिंग पॉइंट पे वो उबलने लगा होगा और वेपर प्रेशर ज्यादा देने लगा होगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी क्या होगा, लो होगा। यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि द बॉइलिंग पॉइंट इज, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, कहता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो कैसा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो मान के चलो, अब यहाँ पे हमारी जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है अभी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता था, ये कहता है कि अगर मैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, पानी है, ठीक है, पानी में अगर आप क्या डाल देंगे, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये कहता है कि अगर पानी के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर डाल दिया गया है तो उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो लोअर हो जाएगा और भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये होती है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो देखो ये तो सॉल्वेंट का था, पहले सॉल्वेंट का क्या था, ज्यादा था, लेकिन जैसे ही उसने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा, उससे भी लो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बतानी है लोअर देन सॉल्वेंट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का क्या होगा, तो यहाँ पे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहा है वो, है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होगा, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या कहता है, मान के चलो मेरे पास में क्या है, बीकर में पानी है, सिर्फ मेरे पास में क्या है, पानी है बीकर में, और जब मैं इसे गर्म कर रहा हूं तो इस ये कितने पे गर्म हो रहा है, मान के चलो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अब जब ये गर्म होगा ना, यानी बॉईल करेगा, तो बॉईल कितने टेम्परेचर पर करेगा, अब ये बॉईल करेगा यानी कुछ ना कुछ ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, उसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, यानी जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डलेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो देखो पहले 100 पे बॉईल कर रहा था, अब कितने पे करेगा, 102 पे करेगा। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट तो ये था हमारा, इसके कंपेरिजन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, बढ़ा है, तो आप यहाँ पे क्या बता देंगे, ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज दिस, ठीक है, 200 mm ऑफ Hg, यानी वेपर प्रेशर मुझे दे दिया गया है प्योर बेंजीन का C6H6 का, कितना दिया है, 200 mm ऑफ Hg, एंड दैट ऑफ प्योर टोल्यूइन इज दिस, और प्योर टोल्यूइन का भी मुझे दे दिया गया है, यहाँ पे टोल्यूइन लिख देता हूँ, प्योर टोल्यूइन का कितना दे दिया है, 100 mm ऑफ Hg। द वेपर प्रेशर ऑफ 1:1 मोलर मिक्सचर विल बी, और यहाँ पे क्या दे दी गई है, ये मोलर मिक्सचर दे दिया गया है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो बेंजीन है वो भी कितने हैं, वो भी 1 मोलर है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो टोलुइन है वो भी कितना है, वो भी 1 मोलर है। तो इसने 1:1 में कह दिया है ना। तो अब उसने क्या पूछा है कि ये हो गया इफ वेपर प्रेशर ऑफ दिस एंड द वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन इज दिस, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस विल बी। तो यहाँ पे अब वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है भाई, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हमें पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं,
पी ऑफ जो हमारे पास में उसमें मिक्सचर होते हैं उनका जोड़ देते हैं, है ना। तो क्या क्या चीजें हैं, एक तो बेंजीन का वेपर प्रेशर इसमें जुड़ जाएगा, प्लस में दूसरा किसका जुड़ जाएगा, टोल्यूइन का, है ना, दोनों का जुड़ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये तो प्योर वेपर प्रेशर है, ये क्या है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर यानी प्योर नहीं है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये किस में कन्वर्ट होगा, पी नॉट ऑफ बेंजीन और जाई ऑफ बेंजीन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन, प्लस में ये किस में हो जाएगा, पी नॉट ऑफ टोलुइन और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, जाई ऑफ यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, ये हो गया। अब मेरे पास में पी नॉट इनकी बेंजीन की वैल्यू है और पी नॉट टोलुइन की वैल्यू है, वैल्यू किसकी नहीं है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन, जोड़ दो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके कितने हैं, इसके भी एक हैं, डिवाइड में बेंजीन और इसके कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक एक मोलर हैं दोनों के, ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो 1/2 आ गया इज इक्वल टू 0.5 हो गया, तो इसके तो पता चल गए। सिमिलरली अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन निकालेंगे, टोलुइन, तो इसके भी कितने आएंगे, टोलुइन के भी 0.5 ही आएंगे, है ना, क्योंकि सेम सेम है, तो इसके भी 0.5 आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन। तो अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, देखो पी ऑफ एस इज इक्वल टू दिस, ये क्या है, पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 200 mm है, मैंने 200 मल्टीप्लाई में 0.5 प्लस में इसकी कितनी है, टोलुइन की 100 mm है, 100 मल्टीप्लाई में टोलुइन के कितने मोल फ्रैक्शन 0.5 है। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, एक बार मैं इधर को साफ कर देता हूँ। देखो तो पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, 200 मल्टीप्लाई में 5/10 प्लस में 100 मल्टीप्लाई में 5/10, इसे सॉल्व कर दो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 20 पंजे 100, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा 10 पंजे 50, यानी ये आ गया 150 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 150 mm, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर सोल्स, कहता है कि जो HCl है अगर मैं वाटर के अंदर मिक्स कर दूं HCl प्लस वाटर, तो ये किसका सॉल्यूशन है, क्या ये पॉजिटिव डेविएशन है, क्या ये नेगेटिव डेविएशन का है, या ये आइडियल बिहेवियर है, या ये इनफाइनाइट डेविएशन। तो मैंने बताया था कि नेगेटिव डेविएशन में आपने कुछ पॉइंट याद रखने हैं, और वो क्या थे कि अगर कहीं आपको एसिड प्लस बेस दिख जाए तो वो आपका नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, या आपको एसिड प्लस वाटर दिख जाए वो आपका नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, या आपको क्लोरोफॉर्म प्लस में एसीटोन दिख जाए वो भी आपका किसका है, नेगेटिव डेविएशन का ही एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको एसिड दिख रहा है और वाटर दिख रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वियस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के। क्यों होता है नंबर ऑफ आयंस के, और नंबर ऑफ आयंस किसके होता है, वेंट ऑफ फैक्टर के होता है ना। क्योंकि हम क्या पढ़ते थे, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो हम पढ़ते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें हम पढ़ते थे कि डेल टी बी किसके बराबर होता था, आयोटा के बी और एम के बराबर होता था। तो जो ये बॉइलिंग पॉइंट चेंज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आयोटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आयोटा हमारा नंबर ऑफ आयंस के होता था। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ आयंस देख लेते, यहाँ पे क्या होगा, NaOH में से 2 ही आयन निकलेंगे, एक तो Na पॉजिटिव दूसरा OH नेगेटिव, यानी इसके अंदर से तो 2 ही आयन आ रहे हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से 2 तो Na पॉजिटिव आएंगे, एक सल्फेट आएगा, है ना, तो यहाँ पे 3 आयन आएंगे। यहाँ पे एक तो NH4 पॉजिटिव आएगा, एक NO3 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे भी 2 ही आएंगे। यहाँ पे एक K पॉजिटिव आएगा, एक NO3 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ भी 2 ही आएंगे। सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं, Na2SO4 में आ रहे हैं, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, कहता है कि जो पर्वतारोही होते हैं या जो पहाड़ों पे रहते हैं वहां पे उनको ऑक्सीजन ग्रहण करने में कठिनाई होती है। तो लो कंसंट्रेशन हो जाती है ऑक्सीजन की खून के अंदर या टिश्यूज के अंदर जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से।
कि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन कॉलम 2। कहता है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में मैच करना है आपने। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, यानी हाइड्रोजन तो क्या हो गई, हाइड्रोजन तो गैस हो गई है ना, गैस। और पैलेडियम क्या हो गया, पैलेडियम हो गया हमारा मेटल यानी सॉलिड। तो ये सॉलिड हो गया है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ई वाला हो गया गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल। तो यहाँ देखो गैस इन सॉलिड है कहीं पे, देखो पहला ई वाला है, पहले ई का कहाँ पे मिलेगा, ये सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। आगे देखो एयर क्या होती है, एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है, और मिक्सचर ऑफ गैसेज का मतलब गैस इन गैस आ जाएगा। तो डी वाला देखो कहाँ पे दिख रहा है, गैस इन गैस, देखो सेकंड वाले में दिख रहा है। तो ये हो गया सेकंड वाले का कि गैस इन गैस। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। तो आपने ध्यान रखना है कि जर्मन सिल्वर जो होता है वो एक टाइप का अलॉय होता है। एक टाइप का क्या होता है, ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये एक टाइप का अलॉय होता है। लेकिन ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इसके अंदर सिल्वर नहीं होता है। ये अलॉय तीन चीजों से मिलकर बनता है, कॉपर, जिंक और निकल से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो अलॉय है तो क्या हो जाएगा, अलॉय है यानी सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड सॉलिड में मिलेगा है ना। तो यहाँ पे देख लो सॉलिड इन सॉलिड है कहीं पे, ये रहा। ये हो जाएगा सी का मिलेगा ये 4 पे जाके कि ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट है शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन किससे बनता है, जब हम शुगर को किसके अंदर डाल देंगे, वाटर के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे शुगर क्या होता है, शुगर तो सॉलिड होता है, और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो सॉलिड इन लिक्विड, तो यहाँ पे देख लो सॉलिड इन लिक्विड कौन सा है, देखो ये रहा थर्ड वाला। शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बचा क्या, सोडा वाटर बच गया। सोडा वाटर तो लास्ट में ही आ जाएगा, फिर देखो यही बचा है खाली। ये हो गया ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि मैच द आइटम्स इन गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसमें भी आपने मैच करने हैं। तो सबसे पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपको इन सभी की डेफिनेशंस दी गई हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं, जैसे मैं मान के चलूँ कि मेरे पास में एक मग में पानी है और मैं उसके अंदर चीनी डाल रहा हूँ। चीनी डालता जाऊंगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो घुलनी बंद हो जाएगी। तो जब और अधिक मात्रा ना घुल सके उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की, तब हम उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ से इससे रिलेटेड डेफिनेशन देख लेते हैं कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट होगी सॉल्यूट की, यानी और अधिक मात्रा उसके अंदर नहीं घुल सकती है। तो ए वाले की डेफिनेशन किससे मैच हो रही है, फोर्थ वाले से हो रही है। ठीक है, इससे हो रही है। नेक्स्ट क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जब दो कंपोनेंट से मिलकर कोई सॉल्यूशन बने, उसे मैं बाइनरी सॉल्यूशन बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन आपको दिख रही है, देखो ये रही, सॉल्यूशन विद टू कंपोनेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन की मैचिंग हो जाएगी 3 वाले से। ठीक है, कि ए सॉल्यूशन विद टू कंपोनेंट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, दो सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है, उन्हें कहते हैं आइसोटोनिक। तो यहाँ पे देख लो कहीं पे दिख रहा है आपको आइसोटोनिक से रिलेटेड डेफिनेशन, देखो ये रही, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। तो सी वाला किससे मिल जाएगा, सी वाला फर्स्ट वाले से मिल जाएगा। डी वाला देख लेते हैं अब, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू सेकंड वाले से। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, पहले वाले का पाई 1, दूसरे वाले का पाई 2। तो हाइपोटोनिक कौन सा होगा, हाइपोटोनिक वो होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, और जिसका ज्यादा होगा वो हो जाएगा हाइपरटोनिक। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइपोटोनिक की डेफिनेशन देखो, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इसका। तो ये देखो, सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ अनदर। तो हाइपोटोनिक की मैचिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 से। नेक्स्ट देखो, सॉलिड सॉल्यूशन को एक बार पॉज करते हैं, हाइपरटोनिक पे आ जाते हैं। तो हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे कहाँ है, देखो 5वें वाले पे दिख रहा है हमको कि ए सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर, इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा होगा, जब सॉलिड सॉलिड आपस में मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ई वाले का इससे मिल जाएगा 6th वाले से, सॉल्यूशन इन सॉलिड फेज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर्स विल हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो देखो ये आपको डेफिनेशन कहीं सुनी सुनी लगती है,
तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन से होते हैं? ऐसे मिक्सचर जो सेम तापमान पे बॉईल करते हैं, यानी दो लिक्विड अगर मैं लेके चलूं तो दोनों लिक्विड सेम तापमान पे बॉईल करेंगे, उन मिक्सचर को मैं क्या कहूंगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहूंगा। और इनकी क्या होती है? इन मिक्सचर्स की सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेज के ऊपर, है ना। तो हमें देखना है कि इनमें से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन से हैं। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते, आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते। तो यहाँ पे देखो बेंजीन प्लस टोलुइन, ये क्या हो गया? ये तो मतलब कौन सा सॉल्यूशन है? ये तो आइडियल सॉल्यूशन है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी आइडियल सॉल्यूशन याद रखने की, कि अगर आपको सेम सेम वर्डिंग दिखाई दे तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखो लास्ट वाले में देखो एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन में होंगे ही नहीं, क्योंकि जिनकी सेम कंपोजिशन पाई जाती है वो तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाए जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा, तो आइडियल सॉल्यूशन तो होंगे नहीं। नेक्स्ट कौन से हैं? देखो वाटर प्लस में नाइट्रिक एसिड, है ना। अब देखो वाटर है प्लस में नाइट्रिक एसिड है, यानी HNO3 है। अब ये तो हो गया एसिड और ये हो गया वाटर। और मैंने बताया था कि कहीं आपको एसिड और वाटर का अगर मिक्सचर दिखे तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। और कौन सा डेविएशन? नेगेटिव वाला डेविएशन। और ये देखो नेक्स्ट कौन सा है? वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर कहीं पे आपको अल्कोहल दिख जाए तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। तो ये वाला कौन सा डेविएशन का एग्जाम्पल है? ये वाला पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। और दोनों ही किसके हैं? दोनों ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हैं। इसका मतलब दोनों ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। और ऑप्शन ए और डी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इवेंट ऑफ फैक्टर आई इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। इवेंट ऑफ फैक्टर किसके द्वारा दिया जाता है? देखो वेंट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला होता है, वो दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो क्या होता है? एक होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मोलर मास कह लो, ठीक है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड में एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। एक तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में ये, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में फॉर्मूला होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं। ऊपर तो आ जाता है ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नीचे आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली या फिर कैलकुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला है वेंट ऑफ फैक्टर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में एबनॉर्मल मोलर मास, ये हो जाएगा करेक्ट। दूसरे में देखो एबनॉर्मल मोलर मास डिवाइड में नॉर्मल मोलर मास, ये नहीं होगा। तीसरा देखो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारा पार्ट 4 सॉल्यूशन के, जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज की, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।